दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे एक इंसान अपनी फैमिली को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर ही नहीं आए। फिर कैसे वो उसे उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं और उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। आप मूवी एंड तक देखना, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस मूवी की शुरुआत में हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी वाइफ जेनी और अपनी बेटी पेरी के साथ अपने घर जा रहा था। लास्ट नाइट वो अपनी ससुराल में था और अब वहीं से वो वापस लौट रहा था। रास्ते में उसकी बेटी कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। फिर रे एक गैस स्टेशन पर अपनी कार रोकता है। जेनी पेरी को टॉयलेट लेकर जाती है और अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहती है। फिर रे खुद के लिए कॉफी और जेनी के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। जब सब लोग कार में बैठ जाते हैं तो पेरी कहती है कि मम्मी, मुझे मेरा मिरर वाला टॉय नहीं मिल रहा। जब मैं टॉयलेट गई थी तब वो मेरे पास ही था। फिर जेनी रे को कहती है, तुम कार के अंदर चेक करो और मैं टॉयलेट में देख कर आती हूँ। रे अपनी बेटी को कार से नीचे उतारता है और कार के अंदर खिलौना ढूंढने लगता है। उस समय पेरी को एक बैलून दिखता है और वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है। पेरी अपने पापा को आवाज लगाती है। रे जब उस कुत्ते को भगाता है तो डरने के कारण पेरी नीचे गिर जाती है और उसे बचाते बचाते रे भी नीचे गिर जाता है। फिर रे उठता है लेकिन वो होश में नहीं होता। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। वो रे को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन रे उसे दूर हटा देता है। फिर जब होश में आने के बाद वो देखता है उसकी बेटी का हाथ टूट गया था। फिर वो अपनी बेटी को उठाकर अपनी कार में ले जाता है। उसकी वाइफ कहती है हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। रे कहता है नहीं, जब तक एम्बुलेंस आएगी मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। फिर वो कार भगाकर हॉस्पिटल ले जाता है और थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। स्टाफ लोगों की सुनाई भी नहीं कर रहा था। वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। फिर कुछ देर बाद रे फिर से रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे फॉर्म भरने के लिए कहती है और अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहती है। जल्द ही उसका नंबर भी आ जाता है। फिर एक रूम में नर्स उससे कुछ सवाल जवाब करती है और कहती है कि आपका लिया हुआ इंश्योरेंस हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करता। रे कहता है इसके लिए मैं आपको कैश दे सकता हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो बाहर जाकर एक बूढ़ी औरत से बात करती है। रे उस औरत को पहचान लेता है। ये वही गैस स्टेशन वाली लड़ी थी। उसे कुछ सही नहीं लगता। तभी नर्स आकर कहती है कि कैश में पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर एक नर्स आकर पेरी को व्हील चेयर पर बिठा कर ले जाती है। उन्हें वहाँ पर एक बेड दिया जाता है और एक डॉक्टर आकर पेरी का इलाज शुरू कर देते हैं। फिर डॉक्टर रे और जेनी को साइड में चलने के लिए बोलता है। साइड में जाकर वो डॉक्टर कहता है हो सकता है कि इसके दिमाग के अंदर अंदरूनी चोट लगी हो। जेनी कहती है लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, बस इसके हाथ में फ्रैक्चर है। डॉक्टर कहता है ऐसी चोटें बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ समय बाद इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर रे कहता है ओके, आप इसका इलाज शुरू करिए। फिर वहाँ पर एक कंपाउंडर आता है और कहता है कि हमें पेरी को नीचे लेकर जाना होगा ताकि हम इसके दिमाग का टेस्ट कर सकें। वो पेरी के लिए खिलौना भी लेकर आया था। रे और जेनी पेरी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी कंपाउंडर कहता है कि ये हॉस्पिटल का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मैं सिर्फ किसी एक को ही साथ ले जा सकता हूँ। फिर जेनी कहती है कि मैं जाती हूँ और रे वहीं पर रुक जाता है। रे देख रहा होता है कि लिफ्ट कौन से फ्लोर पर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रे सोकर जब उठता है शाम हो चुकी होती है। फिर वो रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि मेरी बेटी स्कैन के लिए नीचे गई थी, उसे और कितना समय लगेगा। रिसेप्शनिस्ट कहती है सर मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं, आपको मॉर्निंग स्टाफ वालों ने अटेंड किया होगा, आप बैठ जाइए, हम आपको बुला लेंगे। फिर रे पूछता है कि मुझे डॉक्टर ब्रैथम से बात करनी है। वो बताती है कि वो तो घर जा चुके हैं, उनकी जगह पर जिस डॉक्टर की भी ड्यूटी होगी मैं उनको मैसेज दे देती हूँ। फिर वेटिंग हॉल में एक लेडी रे को कहती है कि मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे से अंदर गए हैं और शाम के 5 बजने वाले हैं, ये इंतजार तो मुझे पागल कर देगा। रे फिर से रिसेप्शन पर जाकर पूछता है क्या कोई जवाब आया। वो कहती है पेरी नाम की यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। रे कहता है क्या बकवास है, मैंने खुद अपने हाथों से एंट्री करी है। वो कहती है सर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर रे गुस्से में कहता है कि ऐसी की तैसी तुम लोगों की, अभी नीचे फोन करो और पूछो कि वहाँ एक 6 साल की लड़की और उसके साथ एक औरत होगी, फिर उनसे मेरी बात करवाओ। रिसेप्शनिस्ट डर जाती है और कॉल करने लगती है। फिर वो कहती है माफ कीजिए सर, आज सुबह से सिर्फ एक बूढ़ी औरत का स्कैन हुआ है, नीचे कोई बच्ची और कोई औरत नहीं है, शायद आप गलत हॉस्पिटल में आ गए हैं। वो कहता है मैं इसी हॉस्पिटल में आया था और सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। फिर रे जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। वो चलते चलते वहीं पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी को एडमिट किया गया था। तभी वहां पर हॉस्पिटल का गार्ड आ जाता है और एक डॉक्टर भी। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। रे कहता है सुबह मेरी बेटी और मेरी वाइफ यहाँ स्कैन के लिए आए थे, मेरी बेटी का नाम पेरी है। डॉक्टर कहता है इस लिस्ट में पेरी नाम की कोई एंट्री नहीं है।
रे कहता है कि वो नर्स भी सुबह यहाँ पर थी। डॉक्टर उसे बुलाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? नर्स कहती है, हाँ, ये सुबह आए थे, इनके सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टर कहता है, ओह, तो ये दिमागी चोट का असर है। रे कहता है, ये झूठ बोल रही है। फिर वे रे को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं और गार्ड उसकी आंख में पेपर स्प्रे डाल देता है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है। फिर वे उसे ऊपर ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं। रे वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोशी की दवा अब तक असर दिखाने लग गई थी। फिर वो वहां पर कोई ऐसी दवा ढूंढता है जिसके कारण उसे नींद न आए। उसे वहां पर एक वैक्सीन दिख जाती है। फिर वो 2-3 वैक्सीन खुद को लगा लेता है। फिर उसमें एनर्जी आ जाती है और वो गेट खोलकर वहां से बाहर चला जाता है। दोस्तों, ये मूवी एंड तक जरूर देखना, आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और मूवी अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। फिर वो एक रूम के अंदर उसी कंपाउंडर को देखता है जो उसकी बेटी को ले गया था, लेकिन अब उसने डॉक्टर की ड्रेस पहन रखी थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को अपनी तरफ आता देखकर रे वहां से भाग जाता है। भागता भागता वो हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से बाहर चला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वॉकी टॉकी पर अपने साथी को बताता है कि वो भाग गया है। फिर रे वहां पर एक पुलिस की गाड़ी देखता है और भागकर उसे रुकवा देता है। अंदर से 2 पुलिस वाले निकलते हैं और रे उन्हें कहता है कि सुबह वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। उन्होंने मुझे नशा दिया और एक रूम के अंदर बंद कर दिया, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर वे रे के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट पहले ही किसी को फोन कर देती है कि वो पुलिस को लेकर आ गया है। फिर वे डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर कहता है कि ये सुबह अपने सिर की चोट का इलाज करवाने आया था। रे कहता है, अगर मैं खुद का इलाज करवाने आया था तो मुझे वो फॉर्म दिखाइए जो मैंने फिल किया था। डॉक्टर कहता है, कई बार फाइल खो जाती है, ये एक आम बात है। फिर रे कहता है कि डॉक्टर ब्रैथम को बुलाओ, उन्हें सारी बात का पता है। पुलिस वाले कहते हैं, तब तक हमें लैब लेकर चलो। डॉक्टर उन्हें 3rd फ्लोर पर लेकर जाने लगता है। रे कहता है, मैंने सुबह देखा था, वो नीचे के फ्लोर पर गए थे। डॉक्टर कहता है कि लैब सबसे ऊपर है और वहां ले जाकर दिखाता है कि यहाँ पर कोई स्कैन नहीं हुआ। तभी वहां पर डॉक्टर ब्रैथम आ जाते हैं और बताते हैं कि ये सुबह आया था, एक कार एक्सीडेंट में इसके सिर पर चोट लगी थी। फिर गार्ड कहता है, क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरे भी देख लें, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। फिर वे सीसीटीवी चेक करने लगते हैं। उसमें सिर्फ रे के सीन ही थे, जहाँ पर जेनी और पैरी का कोई सीन नहीं था। उस वीडियो में कुछ ग्लिच भी आ रहे थे। पुलिस के पूछने पर वे बताते हैं कि हमारा कैमरा सिस्टम बहुत पुराना है, ग्लिच आना एक आम बात है। फिर वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट आती है और वो भी इस तरह के सवाल पूछती है जिनसे ये साबित हो जाए कि रे का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। दरअसल ये सब मिलकर रे को दिमागी पेशेंट बनाना चाहते थे, एक ऐसा पेशेंट जो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। फिर वो साइकेट्रिस्ट पुलिस वालों को कहती है कि हमें गैस स्टेशन पर भी चलना चाहिए, शायद वहाँ कोई जानकारी मिल जाए। फिर वे गैस स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ और भी पुलिस वाले आ जाते हैं, उनके साथ एक डॉग भी था। फिर वे पेरी का स्कार्फ उस डॉग को सुंघाते हैं और डॉग उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो गिरी थी। वहाँ उन्हें वही टॉय मिलता है जो सुबह खो गया था और वहाँ पर कुछ जमा हुआ खून भी मिलता है। वे पूछते हैं कि इतना सारा खून किसका है। रे कहता है कि ये मेरा खून है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है। वो कहता है शायद हॉस्पिटल वालों ने इसे गिरा दिया होगा मुझे फंसाने के लिए। फिर साइकेट्रिस्ट पूछती है, यहाँ क्या हुआ था रे? रे बताता है कि यहाँ पर एक कुत्ता आ गया था, वो मेरी बेटी को काटने वाला था। मैंने तभी एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते को भगाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी बेटी डर गई और वो नीचे गिर गई। उसे पकड़ते पकड़ते मैं भी नीचे गिर गया। साइकेट्रिस्ट कहती है कि हकीकत ये है कि तुम अपनी बेटी पर गुस्सा थे, तुमने पत्थर अपनी बेटी को मारा, फिर तुम्हारी पत्नी वहाँ पर आई, तुमने उसको भी मार दिया। ये दिमाग कई बार अपने आप मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। अब तुम ये बताओ कि तुमने उन दोनों की बॉडी को कहाँ पर छुपाया? तभी पुलिस वाली उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है, तुम चाहो तो वकील कर सकते हो। रे फिर से वो सीन याद करता है और पुलिस वाले की गन निकालकर साइकेट्रिस्ट पर फोड़ कर देता है। फिर वो उन सबको बाहर ले जाकर एक रूम में बंद कर देता है और उस डॉक्टर से उसका कीलेस एंट्री कार्ड मांगता है। फिर वो पुलिस की कार लेकर वापस हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरह जाकर अपनी फैमिली को ढूंढे। फिर वो वहाँ पर टंगी एक डॉक्टर की ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद वो उसी लिफ्ट में जाता है, लेकिन वो लिफ्ट बिना की के चल नहीं सकती थी। तभी वहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को लिफ्ट के अंदर खींच लेता है और उसके ऊपर गन फोड़ कर लेता है और उससे चाबियां मांगता है। वो गार्ड रे के साथ हाथापाई करने लगता है। हाथापाई में गन नीचे गिर जाती है और रे उस गार्ड का गला दबाकर बेहोश कर देता है। फिर वो अपनी गन उठाता है और चाबी की मदद से लिफ्ट के द्वारा सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। फिर उसे एक डस्टबिन में वही टॉय नजर आता है जो सुबह डॉक्टर ने उसकी बेटी को दिया था। दरअसल उस फ्लोर पर गैर कानूनी काम होते थे, वो भी इंसानी शारीरिक अंगों के। फिर वो एक रूम में जाकर देखता है, वहाँ 2 लोगों के शरीर के सारे स्पेयर पार्ट निकाल रखे थे। ये देखकर वो डर जाता है। फिर उसे विंडो में से सुबह वाली नर्स नजर आती है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है। वो नर्स जिस रूम में जाती है उस रूम में उसे अपनी बेटी दिख जाती है। वो अपनी गन लेकर अंदर जाता है और कहता है कि कोई इसको नहीं छुएगा।
फिर वो अपनी पत्नी को देखता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी एक नर्स होशियारी मारने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसके ऊपर गोली चला देता है और वो गोली एक ऑक्सीजन पाइप पर जाकर लगती है। फिर वो अपनी फैमिली को जैसे ही बाहर ले जाने लगता है, एक डॉक्टर उसको पीछे से पकड़कर अंदर ले आता है। वे उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने ही वाले थे, वो ऑपरेशन लाइट पर गोली चला देता है और वहाँ एक धमाका हो जाता है। फिर रे अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ पर एक कंपाउंडर आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते। फिर रे उसके पैर पर गोली मारता है और कहता है कि मैं फालतू बकवास सुनने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर वो जेनी और पैरी को कार में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, लेकिन रे को किसी पर विश्वास नहीं था और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसकी बेटी कहती है कि पापा मेरा हाथ अब भी दुख रहा है। वो कहता है मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फिर रे गाना गाने लगता है और हमें बैक व्यू मिरर में दिखाया जाता है कि रे वहाँ से किसी और की बॉडी को उठा लाया था। दरअसल हुआ यूं था, गैस स्टेशन पर उसकी बेटी गिरकर मर गई थी और जब उसने अपनी वाइफ को धक्का दिया तो उसका भी काम तमाम हो गया था। फिर उसने उन दोनों की बॉडी को उठाकर कार की डिग्गी में रख दिया था और उन दोनों की बॉडी अभी भी कार की डिग्गी में ही पड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वे दोनों मर गई हैं। दरअसल हॉस्पिटल में वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर ही नहीं गया था, सब उसके दिमाग का वहम था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जो कुछ भी बताया वो सब सच था, लेकिन रे अभी भी इसी वहम में जी रहा था कि उसकी फैमिली कार में बिल्कुल सही सलामत बैठी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट में जरूर बताना, और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।